अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक ब्लूम्स टेक्सोनोमी की सेकंड डोमेन अफेक्टिव डोमेन है। इससे पहले हम कॉग्निटिव डोमेन को डिस्कस कर चुके हैं। कॉग्निटिव डोमेन का थोड़ा सा खुलासा पेश कर देती हूँ कि कॉग्निटिव डोमेन को बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में पेश किया और कॉग्निटिव डोमेन में जितने भी काम हैं वो सारे मेंटल से बिलोंग करते हैं, यानी दिमाग से रिलेटेड है। और इसमें मज़ीद उसको कॉग्निटिव डोमेन को 6 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और 6 सब ग्रुप्स में से जो पहले 3 लेवल हैं वो लोअर ऑर्डर है लर्निंग का, और जो नेक्स्ट 3 है वो हायर लेवल है लर्निंग का। तो उसमें टोटल 6 सब ग्रुप्स हैं कॉग्निटिव डोमेन के। और उसके बाद अब आज हम जिस पर बात करेंगे वो है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में जितने भी स्किल्स हैं वो या जितने भी वर्क है वो फीलिंग से रिलेटेड है, एटीट्यूड से, बिहेवियर से रिलेटेड है। अब जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि कॉग्निटिव डोमेन जो है वो हेड से और अफेक्टिव डोमेन है वो हार्ट से, और साइकोमोटर डोमेन हैंड से जो है वो उसका ताल्लुक है। तो इसी तरह अफेक्टिव डोमेन जो है उसको क्राथहोल ने 1964 में पेश किया। क्राथहोल ने 1964 में इसको पेश किया कॉग्निटिव डोमेन के 8 साल बाद। जितनी डोमेन्स हैं 3 डोमेन्स हैं, तीनों में 8-8 साल का गैप है। ठीक है, 1956 में कॉग्निटिव है, 1964 में अफेक्टिव है और 1972 में साइकोमोटर डोमेन है। ठीक है, तो ब्लूम्स ने कॉग्निटिव डोमेन पेश की और ब्लूम्स के साथ क्राथहोल ने मिलकर फिर 1964 में अफेक्टिव डोमेन पेश की। और हर डोमेन की अपनी टेक्सोनोमी होती है और अपना अपना उसका तरीकाकार है। तो अफेक्टिव डोमेन जो है ये एक लैटिन वर्ड अफेक्टस से जो है वो ड्राइव किया गया है और जिसका मतलब होता है फीलिंग्स। तो अफेक्टिव डोमेन के अंदर मैनर इन विच वी डील द थिंग्स इमोशनली सच एज फीलिंग, वैल्यूज़, अप्रिसिएशन, एंथुसिज्म, मोटिवेशंस एंड एटीट्यूड्स, कि इसके अंदर हम जज्बात को, कदरों को, वैल्यू यानी कि वैल्यूज़, इखलाकी इक़दार या कदरों कीमत, हौसला अफजाई और बिहेवियर्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। यानी जितना भी फीलिंग्स से, रवैये से मुतल्लिका जो हैं एक्शंस, उन सब पर इस पर बात करेंगे। तो इसके भी इसको जो है वो जिस तरह कॉग्निटिव डोमेन को 6 सब ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया, इसी तरह इसको 5 जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, 5 सब ग्रुप्स के अंदर। तो 5 इसकी मेजर कैटेगरीज हैं और जो आसान से मुश्किल की तरफ जाती हैं। यानी तरीकाकार क्या है उनका, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जिस तरह के कॉग्निटिव डोमेन में भी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वर्क किया उसमें जिस तरह सबसे पहले नॉलेज था, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस और फिर वैल्यूएशन और फिर लास्ट पर क्रिएटिविटी। तो इसी तरह इसका भी तरीकाकार या इसकी हायरार्की जो है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पर ये डोमेन्स जो हैं वो वर्क करती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो इसका ग्रुप है या से पहली कैटेगरी जो है वो है रिसीविंग, के स्टूडेंट्स जब लर्निंग स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो चीज़ों को रिसीव करता है। ठीक है, जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो अपनी ज़िंदगी का, जब तक वो बोलना नहीं स्टार्ट कर रहा होता तो वो रिसीव कर रहा होता है, और जितनी भी साउंड्स हैं, एक्शंस हैं और उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है उन सारी चीज़ों को वो रिसीव कर रहा है। तो रिसीविंग रेफर्स टू स्टूडेंट्स विलिंगनेस टू अटेंड अ पर्टिकुलर फिनोमिनन। दिस इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम
इनफेक्टिव डोमेन। जिस तरह कॉग्निटिव डोमेन में नॉलेज सबसे लोएस्ट लेवल था लर्निंग का, तो अफेक्टिव डोमेन के अंदर रिसीविंग जो है वो सबसे लोएस्ट लेवल है लर्निंग का। तो एग्जांपल इसमें अटेंडिंग क्लासरूम एक्टिविटीज़, लिसनिंग टेक्स्ट बुक रीडिंग और लिसनिंग म्यूज़िक, यानी कि ऑब्जर्वेशन कह लें, रिसीव करना कह लें कि कुछ भी नया सीखना है तो उसको सीखने के लिए पहले उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, उसे रिसीव करना पड़ेगा, उससे मुतल्लिक जो टीचर पढ़ा रहा है उसको रिसीव करना पड़ेगा। तो इसी तरह जिस तरह एक बच्चा रिसीव करता है बिल्कुल ऐसे ही, तो क्लासरूम में जब नया बच्चा आता है तो वो पहले ऑब्ज़र्व करता है, रिसीव करता है क्लासरूम के रूल्स को, टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को और क्लासरूम के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को। तो रिसीविंग जो है वो सबसे बुनियादी जो है वो स्टेप है अफेक्टिव डोमेन का, कि इसमें नॉलेज को रिसीव किया जाता है यानी ऑब्ज़र्व किया जाता है, सुना जाता है, और उसके बाद दूसरे लेवल पर है रिस्पॉन्डिंग, यानी यहाँ पर जो लर्नर है वो थोड़ा सा मेच्योर हो गया, थोड़ा सा पहले सिर्फ वो रिसीव कर रहा था, ऑब्ज़र्व कर रहा था, चीज़ों को लिसनिंग हो रही थी, लेकिन अब क्या है कि वो पार्टिसिपेट भी कर रहा है, कि वो उन रिसीव की हुई चीज़ों पर रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, यानी लर्निंग प्रोसेस के अंदर रिसीविंग के साथ साथ रिस्पॉन्डिंग के प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट हो गया। यानी कि जो उसने सीखा, मिसाल के तौर पर क्लासरूम एक्टिविटीज़ में से उसने जो सीखा फिर उस पर वो रिस्पॉन्ड करेगा, और टीचर अगर सवाल पूछ रहा है तो उसके जवाबात देगा, और कोई अगर एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं तो उनमें पार्टिसिपेट करेगा। जिस तरह एक बच्चा जो है जब पैदा होता है तो 2 साल तक वो रिसीविंग के बाद फिर थोड़ा बोलना शुरू करता है, तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। फिर उसके रिस्पॉन्डिंग रेफर्स टू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स। दिस इन्वॉल्व्स रीडिंग असाइंड मटेरियल, के जो मटेरियल असाइन किया गया उसको रीड करना, रीडिंग वॉलंटेरीली यानी अपनी मर्जी से, और रीडिंग फॉर प्लेयर अपनी खुशी से। दिस इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव्स कंसर्न विद इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो कंप्लीट्स असाइंड होमवर्क और ओबेज स्कूल रूल्स, पार्टिसिपेट्स क्लासरूम डिस्कशंस और कंप्लीट्स लेबोरेटरी वर्क। तो यानी कि सबसे पहले उसे रिसीविंग के प्रोसेस में जब वो क्लासरूम में आया तो टीचर की तरफ से उसको गाइड किया गया, लेसन डिलीवर किया गया। उसने पैसिव लर्नर के तौर पर, जिस तरह लेक्चर मेथड में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव मोड पर होते हैं, तो इसी तरह उसने पैसिव लर्नर के तौर पर सुना सब कुछ, और उसके बाद फिर उसने जब दूसरे लेवल पर उन चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया क्लासरूम के अंदर ही, तो फिर वो एक्टिव पार्टिसिपेट बन गया, और जो है रिसीविंग के बाद रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद यानी चीज़ों पर जो है वो उनके जवाबात, टीचर जो सवालात पूछ रहे हैं उनके आंसर करने लग गया। तो दो दूसरे स्टेप पर आ गया लर्निंग के, पहले रिसीविंग था, फिर रिस्पॉन्डिंग हो गया, और थर्ड नंबर पर वैल्यूइंग है। यानी कि एक टीचर जो पढ़ा रहा है, जो समझा रहा है, तो बच्चा जो है वो उसे किस हद तक जो है वो वैल्यू दे रहा है, किस तरह उसके नज़दीक उसकी कितनी कदर कीमत है। वैल्यूइंग से मुराद ये है, यानी कि अगर अमूमन क्लासरूम के बाद जो है वो बच्चे से सवाल किया जाए तो बच्चे जो हैं वो बाज़ बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, बाज़ स्टूडेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो जो रिस्पॉन्ड नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि या तो उनका ध्यान कहीं और था, तवज्जो कहीं और थी, या फिर उन्हें वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, या फिर उन्हें वो टीचिंग मेथड पसंद नहीं है जिसके ज़रिए पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें से कोई भी रीज़न हो सकती है कि जिससे बच्चे ने प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो यानी कि उसने कितनी एक वैल्यू दी उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को, तो उस हद तक जो है वो उसको उसके जहन में बैठेगा। आप खुद अपनी इर्द गिर्द ऑब्जर्व करें कि जिन चीज़ों को कदरों कीमत दी जाती है, जिनको वैल्यू दी जाती है, वो इंसान के दिमाग में जो है वो बैठ जाते हैं। और जिस तरह एक घर के अंदर पेरेंट्स जिस चीज़ को वैल्यू देते हैं वो चीज़ वो ज़्यादा करते हैं, तो जो उनके बच्चे हैं लर्नर्स, वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को सीख जाते हैं, और उनके अंदर जो है वो खुद ब खुद ही उन्हीं चीज़ों की वैल्यू आ जाती है जिनको उनके पेरेंट्स वैल्यू दे रहे हैं। और टीचर अगर किसी टॉपिक में किसी ख़ास नुक्ते पर फोकस कर रही है तो उसको वो वैल्यू दे रही है, ठीक है।
मिसाल के तौर पर एक स्कूल के अंदर डिसिप्लिन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और इसी तरह एक क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, यानी कि एक टीचर जो है वो क्लासरूम को बहुत ज़्यादा, क्लासरूम के डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको भी वैल्यू देंगे और वो डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे। तो वैल्यूइंग इज कंसर्न विद द वर्थ और वैल्यू अ स्टूडेंट अटैच टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और फिनोमिनन। These range from simple acceptance of value to more complex level of commitment. और this includes objectives concerned with attitudes and appreciation. अब इसमें एग्जांपल क्या है? appreciating good literature और music, उसके बाद appreciating science और showing concern for the welfare of the other और demonstrating प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। अब वैल्यूइंग के अंदर जिस सब्जेक्ट को बच्चों का फेवरेट होता है उसका वो लेसन अच्छे से और जल्दी याद कर लेते हैं, यानी कि वो उस सब्जेक्ट को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। जी, फोर्थ नंबर पर हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन। ये वैल्यूइंग के बाद आएगा, यानी एक बच्चे ने रिसीव किया, फिर रिस्पॉन्ड किया, फिर उसने चीज़ों को वैल्यू देना शुरू की, किसी चीज़ को लेस वैल्यू, किसी को ज़्यादा वैल्यू, तो उसके बाद आ गया ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फिर उसने वो जिन चीज़ों को वैल्यू देना शुरू की थी उनको ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया, एक तरतीब और मुनज़्ज़म अंदाज से जो है उनको अब जो है वो उस इस्तेमाल करने लगा या उनका अप्लाई करने लगा। ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न विद ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज़, यानी मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज़ जो वो एक साथ जब आ जाती हैं तो उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम और बिल्डिंग इंटरनल कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम। फिर दिस इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव कंसर्न विद डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी ऑफ लाइफ, जैसे कि रिकग्नाइजिंग फॉर बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डेमोक्रेसी, कि इंसान को जो है वो आज़ादी हो अगर अपने मामलात में, तो वो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए और चीज़ों को वैल्यू जिस हद तक उसने दी है उसके मुताबिक ऑर्गेनाइज करे और प्रेफरेंस दे। अब ऑर्गेनाइजेशन में मेन चीज़ क्या होती है? प्रेफरेंस, कि किस काम को आपने किस वक्त करना है और किस काम को पहले करना है और किसको बाद में करना है, यही होती है ऑर्गेनाइजेशन थिंग्स के अंदर। फिर अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टेंस ओन स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस, यानी ऑब्जर्वेशन के बाद, रिस्पॉन्ड करने के बाद और फिर चीज़ों को वैल्यू देने के बाद उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको प्रेफर करना कि आपने किस वक्त कौन सा काम करना है और कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है जिसको पहले किया जाए और कौन सा जो है उसे कम ज़रूरी है उसको बाद में कर लिया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास और ये लास्ट लेवल है करेक्टराइजेशन। जब वैल्यूइंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन हो गई तो ऑर्गेनाइजेशन में फिर वो काम बार बार रिपीट करते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर वो उनके करैक्टर का, उनके किरदार का हिस्सा बन जाता है, वो उसके आदी हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं करेक्टराइजेशन। एट दिस लेवल द इंडिविजुअल हैज़ वैल्यू system that controls the behavior for a sufficiently long time to develop a characteristic lifestyle. Learning outcomes indicate typical behavior of the students, displaying safety consciousness, using objective approach in problem solving, maintaining good health habits, यानी गुड हेल्थ हैबिट्स के अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए जो है वो हेल्दी फूड को यूज़ करेंगे और मुसलसल हेल्दी फूड यूज़ करेंगे तो अच्छी सेहत रहेगी, और अगर जंक्स फूड का यूज़ करेंगे तो हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो ये उनके किरदार का हिस्सा बन जाएगा कि वो कौन सा फूड जो है उसको अपनी सेहत का हिस्सा बनाते हैं। तो इसमें भी फिर प्रेफरेंस आ जाएगी, अगर अपनी सेहत को प्रायोरिटी देंगे तो हेल्दी फूड का यूज़ करेंगे, और अगर सिर्फ अपनी वो खाने की ख्वाहिश या टेस्ट की ख्वाहिश के प्रेफर करेंगे तो फिर हेल्थ जो है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। जी, ये आज की हमारी यानी कि फिर करेक्टराइजेशन पर वो उसकी ज़िंदगी का या डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है। तो ये आज की हमारी अफेक्टिव डोमेन थी। इसके बाद थर्ड नंबर पर है हमारे पास साइकोमोटर डोमेन। तो साइकोमोटर डोमेन जो है उसका ताल्लुक हैंड से है, यानी जितना भी काम है मसल्स से रिलेटेड वो साइकोमोटर है। अब मसल में अंदर फिर फाइन और ग्रास मसल्स होते हैं। ग्रास मसल्स यानी कि जो बड़े बड़े मसल्स हैं, जैसे कि वर्किंग करना, राइटिंग और स्पीकिंग और चलना फिरना, उठना बैठना, ये सारी जो बड़ी बड़ी स्किल्स हैं
ये ग्रॉस मसल्स का यूज़ हो रहा है। तो उसके बाद फाइन जो है वो मसल्स का इस्तेमाल, जैसे आंख का इशारा है, ठीक है, और इस तरह जो जिसमें जो छोटे मसल्स हैं उनका इस्तेमाल है वो फाइन मोटर्स या फाइन मसल्स। और इसके बाद इसमें साइकोमोटर डोमेन जो है इसको 7 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया और इसको पेश किया सिम्पसन ने 1972 में। सिम्पसन ने 1972 में साइकोमोटर डोमेन को पेश किया और इसमें सबसे पहले परसेप्शन है। परसेप्शन मतलब इट इज़ कंसर्न विद द यूज़ ऑफ सेंस ऑर्गन्स। अच्छा, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैं आपको साइकोमोटर डोमेन को एक स्टोरी की सूरत में बहुत आसानी से समझाती हूँ कि एक लड़का होता है सिम्पसन, उसका नाम है सिम्पसन, और वो एक टेलर के पास जाता है कि मैंने काम सीखना है कपड़े सिलाई करने का। अब वो अपना जहन बना के गया, ठीक है, फिर क्या करेगा वो टेलर के पास जाता है, उसे कहता है कि मुझे काम करना है। अब टेलर उससे कुछ सवाल करता है, वो कहता है कि तुम सीख लोगे ये काम, तुम इस काम को सीखने के लिए तैयार हो ज़हनी तौर पर और दिली तौर पर और इमोशनली तुम हर तरह से विलिंग हो? तो वो कहता है कि जी मैं तैयार हूँ। तो सबसे पहले जब वो गया खुद को रेडी करके और उसने देखा इर्द गिर्द के उसे क्या सीखना चाहिए, तो फिर वो उसका परसेप्शन था, ठीक है। उसके बाद जब उसे रजामंदी मिल गई टेलर की तरफ से और उसने टेलर ने कुछ सवालात के बाद उसके वेरिफिकेशन की, तो वो सेट का पोजीशन में आ गया कि वो तैयार है दर्जी बनने के लिए या टेलर बनने के लिए और काम सीखने के लिए। उसके बाद 3rd नंबर पर जो है वो नेक्स्ट टेलर जो है उसे कुछ काम सिखाना शुरू कर देता है थोड़ा बहुत, तो यानी उसे इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देता है, उसके मुताबिक वो काम करता है। तो ऑब्जर्वेशन करता है पहले, सीखने के लिए सबसे पहले जो बुनियादी नुक्ता है वो ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन करेगा, फिर गलतियां करेगा और सीखता जाएगा, क्योंकि इस स्टार्टिंग वाले मरहले में जब वो सीखेगा तो उससे गलतियां होंगी। तो फिर उसके बाद जो है 4th नंबर पे, यानी कि इतना अब उसे आ गया कि हिदायत के मुताबिक वो गलतियां करके सीखता रहा। फिर उसने क्या किया कि अब उसने सिलाई सीख ली है, तो वो बगैर हदायत के जो है वो एक शर्ट जो है वो सिलाई कर सकता है। तो ये वो मैकेनिज्म पे आ गया, यानी 4th लेवल पर, लर्निंग के 4th लेवल पर आ गया मैकेनिज्म पे। और उसके बाद जो है वो बगैर हदायत के जब शर्ट सीना शुरू हो गया, तो उसके बाद 5 नंबर पे कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, यानी कि अब वो साथ में मोबाइल यूज़ कर रहा है या टीवी देख रहा है या कुछ भी अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा है और साथ में वो शर्ट को सिलाई कर रहा है, तो ये होगा कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्सेज, यानी रिस्पॉन्स, यानी कि काम के साथ वो कुछ और भी कर सकता है। तो अब वो मुश्किल सूरत हाल को हैंडल करने के काबिल हो गया है और मुश्किल मुश्किल जो चीज़ें हैं वो उसका आदी हो गया है। 6 लेवल पर है फिर अडाप्टेशन। अब जो है वो शर्ट बनाने के साथ साथ उस शर्ट के डिज़ाइन में थोड़ी सी तब्दीली ले आता है, शर्ट के पॉकेट के स्टाइल में चेंज कर देगा, शर्ट के डिज़ाइन को थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, तो ये अडाप्टेशन होगी। मिसाल के तौर पर जैसे कि एक क्रिकेटर है, ठीक है, जैसे कि शाहिद अफरीदी है और उसको कुछ अगर कुछ लर्नर फॉलो कर रहे हैं तो वो बिल्कुल शाहिद अफरीदी के स्टाइल को फॉलो करते हैं और वो बिल्कुल बेशक उसको कॉपी कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका एक अपना स्टाइल होगा, ठीक है। तो इसको अडाप्टेशन कहते हैं कि बिल्कुल नकल करने के बाद भी फिर भी अपना एक स्टाइल होता है, उस स्टाइल को कॉपी करते हुए। एडजस्टिंग टेनिस प्ले टू कंसंट्रेट नहीं कॉन्ट्रैक्ट ओपोनेंट स्टाइल और मॉडिफाइंग स्विमिंग स्ट्रोक्स टू फिट द रफनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये जो है फिर
वो अडेप्टेशन के सेशन पर आ जाता है, यानी 3 से 4 साल लर्निंग के बाद वो अडेप्टेशन के मरहले पर आ जाता है। और लास्ट लेवल जो है वो 8 से 10 साल के बाद वो इस लेवल पर पहुंच जाता है ओरिजिनेशन। फिर इसको कहा जाएगा कि वो एक नए स्टाइल से, नए अंदाज से एक शर्ट को सिलाई कर लेता है। सबसे पहले वो सीखने के लिए आता है, ठीक है। टेलर मास्टर जो है वो उसको सिखाने के लिए अलाउ करता है, सिखाने के लिए रजामंद हो जाता है, और उसके बाद फिर वो उसको सिखाना शुरू कर देता है। और जब वो शर्ट सिलाई करना सीख जाता है तो इसको मैकेनिज्म कहते हैं। और उसके बाद फिर वो सीखने में इस हद तक महारत हासिल कर लेता है कि वो बातचीत के दौरान कुछ और काम करते हुए भी शर्ट जो है वो ठीक सिलाई कर लेता है। फिर उस शर्ट्स के अंदर, डिज़ाइन के अंदर वो तब्दीलियां करना शुरू कर देता है, कुछ नई जिद्दत लेके आता है, यानी कुछ और चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है, तो इसको अडॉप्टेशन कहा जाएगा। और उसके बाद ओरिजिनेशन, यानी फिर वो अपने पास एक नए डिज़ाइन की शर्ट जो है वो क्रिएट करेगा, यानी क्रिएटिंग अ म्यूजिकल कंपोजिशन और डिज़ाइनिंग अ न्यू ड्रेस स्टाइल। जिस तरह ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो एक नया सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो ये भी ओरिजिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तो टोटल जो है वो साइकोमोटर डोमेन के तो अब जो दर्जी है वो लर्नर था, वो दर्जी के पास एक ट्रेंड टेलर बन चुका है आखिरी लेवल पर। तो साइकोमोटर डोमेन के 7 सब ग्रुप्स हैं। सब में पहले में परसेप्शन, यानी इसमें वो ऑब्जर्व करता है। इट इज़ कंसर्न विद द यूज ऑफ सेंस ऑर्गन्स टू ऑब्टेन क्यूज दैट गाइड मोटर एक्टिविटी, यानी कि उसके सेंस ऑर्गन उसको मोटिवेट करते हैं कि वो कुछ काम करे, और उसके बाद वो अपने आप को जब इस काबिल समझता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, फैसला कर लेता है ऑब्जर्वेशन के बाद। और फिर जो है वो उसे सीखने के लिए जब तैयार हो जाता है कि मैं ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर जो विलिंग हूँ इस काम को करने के लिए, तो फिर ये सेट होगा। और उसके बाद गाइडेड रिस्पांस में इसको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी मैच्योर पर्सन की तरफ से, यानी टीचर की तरफ से। और इसी स्टेप में वो ट्रायल और एरर के ज़रिए सीखेगा, यानी गलतियाँ करेगा और फिर उनसे सीखेगा। जैसे कि मिसाल है परफॉर्मिंग जो है वो एक्सपेरिमेंट्स एज डेमोन्स्ट्रेटेड, अप्लाइंग फर्स्ट एंड एड बैंडेज एज डेमोन्स्ट्रेटेड, और ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप एज डेमोन्स्ट्रेटेड, यानी जिसमें वो माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने के लिए हदायत दी जा रही हैं, फर्स्ट एड बैंडेज को करने के लिए हदायत दी जा रही हैं, या मुजाहिरा दिखाया जा रहा है। तो इसमें फिर वो गलतियां के ज़रिए गलतियां कर करके सीख रहा होता है। नेक्स्ट मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म के अंदर लर्नड रिस्पॉन्स बिकम हैबिचुअल, कि जो तरीका कर वो सीख लेता है उसका वो आदी बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। मूवमेंट कैन बी परफॉर्म्ड विद सम कॉन्फिडेंस एंड प्रोफिशिएंसी, मूवमेंट पैटर्न्स आर लेस कम्प्लेक्स। तो सेटिंग लेबोरेटरी एंड इक्विपमेंट, राइटिंग स्मूथली एंड लेजिबली, और उसके बाद है ऑपरेटिंग अ स्लाइड प्रोजेक्टर, ठीक है। ये हमारा 4th था। मैकेनिज्म के अंदर वो उस महारत को सीख चुका होता है। फिर कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स पैटर्न, इसमें जो है वो स्किलफुली सारी चीज़ें सीखने के बाद उन पर अपनी तरफ से जो है वो काम कर रहे, साथ में कुछ और एक्टिविटीज़ भी करते हुए। तो जैसे कि ऑपरेटिंग स्किलफुली कंप्यूटर चलाते हुए साथ में और बातें करना। फिर इसके अलावा एक स्विमर है, वो स्विमिंग करता है और साथ जो है वो बातचीत भी करता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है अडाप्टेशन, जैसे कि बताया यहाँ वो चीज़ों को कुछ को अडॉप्ट कर रहे, ठीक है, नया जिद्दत ला रहा है चीज़ों के अंदर। और जैसे कि एडजस्टिंग टेनिस प्ले कॉन्ट्रैक्ट अपोनेंट स्टाइल। अच्छा, उसके बाद लास्ट पर ओरिजिनेशन है, यानी फिर एक नया डिज़ाइन और एक स्टाइल जो है वो बना लेता है। तो जैसे कि एक क्रिकेटर है, उसको अगर फॉलो किया जाए तो एक लर्नर उसको फॉलो कर रहा है, तो फिर भी उस क्रिकेटर का अपना अंदाज है और जो उसको फॉलो कर रहा है उसका भी अपना अंदाज है। तो ओरिजिनेशन वो लेवल है जहाँ पर लोग जो हैं वो आप जो ट्रेंड सेट कर रहे हैं उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपने एक न्यू डिज़ाइन बनाया, उसे किसी ब्रांड का नेम दे दिया, तो लोग उसको फॉलो करेंगे, उसको यूज़ करेंगे।
तो इसके साथ ये हमारा साइकोमोटर डोमेन भी कंप्लीट हुआ। तो 3 डोमेन्स हैं टोटल, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन।